हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक है। तो आज हम एक इकोनॉमिक्स का चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, नेशनल इनकम, जो हमने कंटिन्यू किया था और उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज भी उसी क्लास को हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा पूरा फोकस कहाँ होना चाहिए? नेशनल इनकम की तरफ। तो देखो, नेशनल इनकम का पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली क्लास में कुछ बेसिक बताया था, कुछ फॉर्मूले डिस्कस किए थे, ताकि कुछ प्रैक्टिकल आपको थोड़ा सा फील हो कि हाँ हमें प्रैक्टिकली पढ़ना है, समझना है। मैं ज़्यादा थियोरेटिकल नहीं ले गया था। और आज हम थोड़ा सा जानते हैं कि नेशनल इनकम होता क्या है। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला तो अपने समझ में आया, नेशनल इनकम होता क्या है, फॉर्मूला समझ में आ सकते हैं, लेकिन देखो डेफिनेशन में क्या लिखना है वो समझते हैं। तो नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम की डेफिनेशन आपके सामने लिखी है, बुक कॉपी बंद करो तो सबका फोकस यहाँ होगा। क्या लिखा है? नेशनल इनकम रेफर टू नेट मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी हमारी मनी वैल्यू होगी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, प्रोड्यूस बाय द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ, तो क्या लिखा है? नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर। एक साल में जो भी हमने फाइनल गुड्स एंड सर्विस की वैल्यू होगी, मनी वैल्यू होगी, और प्रोड्यूस कर रहा है कौन कर रहा है? नॉर्मल रेसिडेंट करता है। उसकी वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल नेशनल इनकम। अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेट लगेगा, समझते हैं। नेशनल इनकम का नाम बेटा ये भी होता है NNP@FC। ठीक है, अब मैं चलता हूँ डोमेस्टिक की तरफ। रेफर टू नेट मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर। आपको सब दोनों में सब कुछ बातें ऐसी सेम है, बस कुछ बातें अलग है। ठीक है, तो जैसे बच्चों देखो, ध्यान देना, फाइनल गुड्स यहाँ भी लिखा है और फाइनल, हाँ या ना, यहाँ भी लिखा है। ठीक है, 1 ईयर की बात यहाँ भी हो रही है और 1 ईयर की बात यहाँ भी हो रही है। अब फील करते हैं डोमेस्टिक इनकम को क्या बोलते हैं हम? NDP@FC। तो डेफिनेशन के अंदर दोबारा नजर मारना, एक तो फाइनल गुड्स है प्रोड्यूस बाय द नॉर्मल रेसिडेंट। अभी नॉर्मल रेसिडेंट्स कौन होता है नहीं पता, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज क्या है नहीं पता, ऑफ अ कंट्री, नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द 1 पीरियड। देखो 1 ईयर तो समझ आ गया, वो 1 साल की बात हो रही है। 2 वर्ड ऐसे जो मुझे दिक्कत कर रहे हैं, ये वाला वर्ड और एक ये वाला वर्ड। यहाँ चलते हैं, एक तो फर्स्ट बच्चों ये वाला वर्ड है और सेकंड ये। रेफर टू द नेट मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। वे यहाँ पे मुझे ये वाला वर्ड दिक्कत कर रहा है, हाँ या ना, ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर। ये भी देखो 1 ईयर की बात हो रही है, 1 साल की बात हो रही है, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक एक करके समझते हैं। तो पहले हम देखेंगे फाइनल गुड्स क्या होती है, थोड़ा सा इसके रफली समझ लें। अभी हम बात करेंगे गुड्स आर 2 टाइप्स, एक फाइनल गुड्स और एक होता है इंटरमीडिएट। अभी इतना ही थोड़ा समझना, अभी मैं आपको थियोरेटिकल में पढ़ाऊंगा इसे अलग से। फाइनल में 2 तरह की बातें होती हैं, एक कैपिटल और एक कंजप्शन। ठीक है, आपने कैपिटल गुड्स लाइक जैसे मशीनरी, क्या समझोगे बच्चों इसमें? मशीनरी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। मशीनरी लाए, क्या मशीनरी लाए क्या 1 साल में खत्म होगी क्या? नहीं, मशीनरी का इस्तेमाल आप 10 साल तक करोगे। सही बात है गलत बात है? सही है। मशीनरी, टूल्स, प्लांट, जो भी आप बड़ी बड़ी चीज़ें ले रहे हो क्या कहलाएंगे? कैपिटल गुड्स, क्योंकि इसका इस्तेमाल किसी चीज़ को बनाने के लिए किया जाता है। अब बड़ी बड़ी फैक्ट्री में देखते हो क्या होता है बेटा, बड़ी मशीनें होती हैं। ठीक है, तभी तो काम करते हैं। क्या बिना मशीनों का काम कर लेंगे वो? नहीं, इट इज़ कॉल्ड फाइनल गुड्स। अब कंजप्शन गुड्स क्या कहोगे कि सर जो हम कंज्यूम कर लेते हैं कंज्यूमर द्वारा, लाइक ब्रेड खाते हो, बिस्किट खाते हो, गेहूं, चावल, आटा, मोबाइल, जो भी आप यूज़ करते हो कंजप्शन गुड्स कहलाएंगे, आपने कंज्यूम किए। तो इन दोनों की जो वैल्यू होगी वो क्या कहलाएगी? फाइनल गुड्स। आपने जो भी फाइनल गुड्स की मनी वैल्यू होगी, मनी की जो वैल्यू होगी, समझना आगे। सर्विसेज प्रोड्यूस बाय नॉर्मल रेसिडेंट, बेटा कौन प्रोड्यूस करना चाहिए? वो नॉर्मल रेसिडेंट्स प्रोड्यूस करें ऑफ अ कंट्री। भारत की बात हो रही है तो भारत का नॉर्मल रेसिडेंट होना चाहिए ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर, और वो 1 साल के अंदर भारत का नॉर्मल रेसिडेंट जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है उसकी मनी वैल्यू को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। बस डेफिनेटली इतनी सी बात समझानी थी मुझे, दोबारा समझना। भारत का नॉर्मल रेसिडेंट होना चाहिए, उसके द्वारा जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो मनी वैल्यू होगी, इट इज़ कॉल्ड नेशनल इनकम। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर ऑफ अ नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, अब कहोगे कि सर वो जो सर्विसेज गुड्स एंड सर्विसेज की बात हो रही है वो भारत के अंदर दे रहा है या भारत के बाहर जाके दे रहा है? पूछ सकते हो। या तो भारत के अंदर काम कर रहे हो
लेकिन मैं नहीं कर रहा भारत, मैं सोच रहा हूँ भाई मैं पढ़ लिख के आगे अमेरिका जाऊँ। कई बच्चे सोचते हैं भाई विदेशों में नौकरी करूँ। तो यहाँ पर जो नॉर्मल रेसिडेंट है ऑफ अ कंट्री, भारत का नॉर्मल रेसिडेंट है एंटायर वर्ल्ड, एंटायर वर्ल्ड। आप पूरे संसार में कहीं भी काम कर रहे हो लेकिन नॉर्मल रेसिडेंट भारत के हो ना, तो उसे भारत के नेशनल इनकम में ट्रीट किया जाएगा। आप भारत में काम करो, भारत में सर्विसेज दो, भारत में वो प्रोडक्शन करो, या तो भारत के बाहर जाके, लेकिन अगर नॉर्मल रेसिडेंट भारत के हो, इट इज कॉल्ड नेशनल इनकम। एंटायर वर्ल्ड मतलब समझ जाना इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इंडिया तो होगा ही होगा बच्चों, प्लस अदर कंट्री, अदर कंट्री तो ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाएगा, अदर कंट्री याद रहेगा। तो इंडिया भी है और अदर कंट्री भी है। अब मन में क्वेश्चन आपके ये आएगा कि सर ये तो समझ में आ गया कि पूरे भारत में और भारत के बाहर भी जो भी हम सर्विसेज देंगे, सर गुड्स की बात करेंगे उसे हम नेशनल इनकम बोलेंगे, लेकिन ये नॉर्मल रेसिडेंट कहते किसे हैं, कौन है हमारी नज़रों में नॉर्मल रेसिडेंट, और नॉर्मल रेसिडेंट की पहचान कैसे करें, समझने वाली बात है। तो बच्चों नॉर्मल रेसिडेंट की पहचान करने के लिए है जिस कंट्री में आप रह रहे हो, जिस कंट्री में आप कमा खा रहे हो, जिस कंट्री में आप रहते हो, आपका जो पूरा इंटरेस्ट है, हित है, उसी कंट्री में लगा होना चाहिए। मतलब यहीं कमा रहे हो, यहीं पे सेवा दे रहे हो, यहीं पर काम खर्च पैसा खर्च कर रहे हो, आप क्या कहलाओगे भारत के नॉर्मल रेसिडेंट। ठीक है। आप भारत देखो नागरिकता में और सिटीजन में ये नॉर्मल रेसिडेंट में फ़र्क होता है। एक होता है सिटीजनशिप, आपका जन्म में हुआ भारत में, आपको सिटीजनशिप मिल गई, नागरिक बन गए, लेकिन नॉर्मल रेसिडेंस के लिए कंडीशन है जिस देश में आप कमा खा रहे हो उसी देश में आपका हित भी होना चाहिए खर्च करने की, इसे कहेंगे नॉर्मल रेसिडेंट। तो एक बात मैं बताऊंगा, लिखूंगा इसके बारे में, पहले कॉपी करो फिर देखते हैं। मैंने एक लाइन लिखी है यहाँ पर, रेफर टू इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशंस। देखो नॉर्मल रेसिडेंट में दोनों आते हैं, एक इंडिविजुअल भी आएगा बच्चों और एक इंस्टीट्यूशंस भी होगा। ठीक है। हु ऑर्डिनरी रिसाइड इन द कंट्री, जो उस कंट्री में रहता है, जैसे मान लीजिए भारत की बात कर रहा हूँ, भारत में रह रहा है, एंड हु सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, और जो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो लाई इन दैट कंट्री। अभी आप कहोगे कि सर इकोनॉमिक इंटरेस्ट थोड़ा समझ में नहीं आया, तो बेटा इसलिए मैं 3 बातें लिख दूंगा, अर्निंग, एक्सपेंडिंग। ठीक है, आप कमा रहे हो, खर्च कर रहे हो, और एक तरीके से मैं एग्जांपल और दे दूं, अर्निंग, स्पेंडिंग या एक्यूमुलेशन। अर्निंग स्पेंडिंग दो ही तरह की बात कर सकते हो, या तो कमा भी रहे हो और खर्च भी कर रहे हो, क्या बोलोगे, इकोनॉमिक इंटरेस्ट। ठीक है। अब देखो इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन जो किसी कंट्री में रहता है उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उसी कंट्री में होना चाहिए, इट इज़ कॉल्ड नॉर्मल रेसिडेंट। लेकिन क्या कोई टाइम पीरियड भी होना चाहिए, समझते हैं। मोर देन 1 मंथ, मोर देन 1 ईयर। कोई भी व्यक्ति भारत विदेश से आया, देखो आप लोग तो नॉर्मल रेसिडेंट हो क्योंकि आपका जन्म भारत में हुआ और आप 1 साल से क्या बचपन से यहीं रह रहे हो। ठीक है, तो आप यहाँ के नॉर्मल रेसिडेंट बन गए, आप कमा भी यहीं रहे हो, खा भी रहे हो, खर्च भी यहीं कर रहे हो। लेकिन सपोज मान लो कोई व्यक्ति फॉरेन कंट्री से आया, चाइना से आया, और भारत में 1 साल से ज़्यादा टाइम के लिए रह रहा है, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, यहीं कमाया, यहीं खर्च कर दिया, तो भारत का क्या बन जाएगा, नॉर्मल रेसिडेंट बन जाएगा। ठीक है, तो नागरिक नहीं बनेगा। नागरिक कहाँ का है, वो चाइना का, सिटीजनशिप उसे चाइना की मिली हुई है, लेकिन जो नॉर्मल रेसिडेंट है वो भारत का है, क्योंकि उसे जो भारत में रहने का टाइम 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। तो यहाँ पर टाइम पीरियड बताया गया मोर देन 1 ईयर। 1 साल से ज़्यादा आप किसी भी कंट्री में रह लेते हो या भारत में रह लेते हो तो आप क्या बन जाओगे, यहाँ के नॉर्मल रेसिडेंट बन जाओगे। क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो नेशनल इनकम के लिए पूरा कॉन्सेप्ट यही था कि नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनाई जाएगी उसकी जो वैल्यू होगी उसे हम नेशनल इनकम कहेंगे। और चाहे आप भारत के अंदर बनाओ चाहे भारत के बाहर सर्विसेज दो, प्रोड्यूस करो, जो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंटायर वर्ल्ड मैंने लिख दिया। अब नॉर्मल रेसिडेंट कौन होता है, जिसका इंटरेस्ट उसी कंट्री में होना भी चाहिए, खर्च करना कमाना उसी कंट्री के बिलोंग होना चाहिए। याद रहेगा। जैसे मान लीजिए आप हो, आप ऑस्ट्रेलिया गए, सिर्फ 15 दिन के लिए मैच देखने ले गए हो, तो क्या आपको नॉर्मल रेसिडेंट बोला जाएगा? नहीं, क्योंकि आप सिर्फ 15 दिन के लिए गए, मैच देख के वापस आ गए। तो किनको हम नॉर्मल रेसिडेंट में शामिल नहीं करेंगे, वो देखेंगे, पहले से कॉपी करो फिर देखते हैं। तो अब ध्यान देना, अभी हमने कुछ बातें समझी है कि नॉर्मल रेसिडेंट कहते किसे हैं, उसका हम फील किया। अब देखेंगे नॉर्मल रेसिडेंट में किन्हें शामिल नहीं करेंगे, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर। देखो जो फॉरेन कंट्री से भारत में सिर्फ घूमने पर्पज से आ रहा है उसे नेशनल नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहेंगे। ठीक है, उसे हम कहाँ का नॉर्मल रेसिडेंट कहेंगे, जिस कंट्री का वो बिलोंग कर रहा है, मतलब उसका भारत से कोई लेना देना नहीं है, पहली बात। नंबर 2 पे क्या लिखा है, फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, ऑफिशियल डिप्लोमेट, मेंबर ऑफ आर्म फोर्स। देखो जो भी हमारे फॉरेन स्टाफ वगैरह होते हैं, एम्बेसीज वगैरह होते हैं, जो भी हम बताएंगे एम्बेसी बारे में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे, उनके जितने भी स्टाफ्स होंगे फॉरेन कंट्री के भारत आएंगे चले जाएंगे, उससे कोई मतलब नहीं है, वो कोई हमारे नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है।
नंबर 3, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएनओ, WHO, WTO, जो भी आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन किसी को भी नॉर्मल रेसिडेंट्स नहीं बोलेंगे। ये एक इंटरनेशनल संस्था है, इंटरनेशनल की बात की जाती है, ठीक है। इसमें जो काम करने वाले वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उन्हें भी शामिल नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, सपोज मान लीजिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस भारत में है और वहाँ का कोई एम्प्लॉय 1 साल से ज़्यादा भारत में रह रहा है तो कर लेंगे। टाइम पीरियड बता दो कि यहाँ पर मैं थोड़ा सा लगा दूँ, स्टार लगा दूँ, अगर मोर देन 1 ईयर है तो शामिल किया जाएगा, ठीक है ना। अगर 1 साल से ज़्यादा कोई एम्प्लॉय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का किसी कंट्री में रह रहा है, उसका इकोनॉमिक बेनिफिट उसी कंट्री में है, तो क्या बोलेंगे, नॉर्मल रेसिडेंट। लेकिन अदरवाइज नहीं शामिल किया जाएगा। क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेजल्स, कमर्शियल ट्रैवलर्स, देखो ये वो लोग होते हैं व्यापार के पर्पज से आना जाना करते हैं, इन्हें भी शामिल नहीं करेंगे। और लास्ट में बॉर्डर वर्कर्स, जो बॉर्डर पे वर्कर्स काम कर रहे हैं, उन्हें भी शामिल नहीं किया जाएगा। तो ये 5-6 बातें आपको ऐसे ध्यान रखनी है, माइंड में सेट करने, जिन्हें नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहेंगे, इसका कोई मतलब नहीं है। सिर्फ नॉर्मल रेसिडेंट कौन होगा, जिसका हित जिस कंट्री में रह रहा है, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी कंट्री में होना चाहिए और मोर देन 1 ईयर का टाइम पीरियड होता है, ठीक है। इसलिए आप सभी बच्चे टेंशन मतलब आप सब क्या हो, भारत के नॉर्मल रेसिडेंट हो, क्योंकि आपका जन्म ही भारत में हुआ है, ठीक है। तो क्या अपने यहाँ के नागरिक भी बन गए और नॉर्मल रेसिडेंट नहीं बन जाओगे। तो ध्यान देना, ये डेफिनेशन में तो कोई डाउट मन में नहीं। अब पहुँचो यहाँ वाली पे, रेफर टू नेट मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। देखो फाइनल गुड्स एंड सर्विस का डाउट मैंने क्लियर किया मन में कि जो गुड्स हम कंज्यूम कर लेते हैं, कैपिटल गुड्स, इट इज कॉल्ड फाइनल गुड्स। समझ में आया कॉन्सेप्ट। प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। अब देखो यहाँ पे एक फर्क आ गया, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर। क्या इस पूरी डेफिनेशन में कहीं भी नॉर्मल रेसिडेंट वर्ड यूज लिखा है? पूरी डेफिनेशन में यहाँ तो था, यहाँ है नहीं। क्या इस डेफिनेशन में डोमेस्टिक टेरिटरी वर्ड था? नहीं, लेकिन यहाँ पर है। समझ जाना, डोमेस्टिक इनकम निकालते समय कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप रेसिडेंट हो, नॉर्मल रेसिडेंट हो चाहे नहीं हो, क्योंकि डेफिनेशन में ऐसा कुछ भी लिखा नहीं है। इस बात से कोई मायने नहीं रखता कि आप नॉर्मल रेसिडेंट हो या नहीं, बस फर्क पड़ता है इस बात से कि आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी होनी चाहिए। बस आपका काम देश की बाउंड्री के अंदर होना चाहिए, तो ये उसे हम डोमेस्टिक इनकम बोलेंगे, अदरवाइज नहीं। यहाँ तो क्या था, यहाँ तो एंटायर वर्ल्ड की बात करी, पूरे संसार की बात करी, लेकिन यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड की। किसकी कर रहे हैं? सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी भारत की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब होता है हमारी जो बाउंड्री है ना, उसके अकॉर्डिंग, उसमें जो काम करने वाले जितना भी हमारा गुड्स होगा, फाइनल गुड्स एंड सर्विस की वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? डोमेस्टिक इनकम। तो मैं बात यहाँ पर लिख दूँ, इस पूरी डेफिनेशन में कहीं भी ऐसा वर्ड नहीं लिखा नॉर्मल रेसिडेंट, नहीं लिखा ना। तो बच्चों तो इसमें दोनों को शामिल करेंगे, नॉर्मल रेसिडेंट को भी, हाँ जी, और नॉर्मल रेसिडेंट। याद रहेगा कॉन्सेप्ट ये। तो डोमेस्टिक इनकम निकालते समय हम दोनों की बात करते हैं, नॉर्मल की भी, नॉन नॉर्मल की भी। जो नॉन नॉर्मल मतलब समझ आया, जो नॉर्मल नहीं है। अब आपके मन में क्वेश्चन आया कि सर डोमेस्टिक टेरिटरी होती क्या है, इस पर हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो पहले देखो, कॉपी करो, फिर देखते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या है। पहला, पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ अ कंट्री। देखो मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, इन द सेंस ये हमारी बाउंड्री है, ठीक है। इस बाउंड्री तक जो भी हमारे राज्य लगते हैं, जो भी स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरी, जो भी हमारा कवर हो रहा है इस बाउंड्री, पॉलिटिकल फ्रंटियर, जहाँ पे इलेक्शन लड़े जाते हैं, वो से क्या बोलेंगे? डोमेस्टिक टेरिटरी बोला जाएगा, पहली बात, ठीक है। समझ जाना, दिल्ली डोमेस्टिक टेरिटरी है, पंजाब, हरियाणा, मुंबई, महाराष्ट्र, जो भी आप देख रहे हो पूरे भारत की बाउंड्री, पॉलिटिकल फ्रंटियर, इट इज कॉल्ड डोमेस्टिक टेरिटरी। लेकिन क्या इसके अलावा भी कुछ बातें शामिल की जाएगी? बिल्कुल की जाएगी। पहली बात, सपोज मान लीजिए इंडिया की एम्बेसी है, दूतावास, हिंदी में दूतावास बोलेंगे, और इंडिया की जो एम्बेसी है वो काम करती है सपोज मान लीजिए चाइना में, और चाइना में को वो जाके अपना ऑफिस खोला है। अब ठीक है, भारत का झंडा लगा हुआ है, इंडियन एम्बेसी है, कहाँ पर काम कर रही है? चाइना में है, वो अब्रॉड में, लेकिन उसे कहाँ में शामिल किया जाएगा? भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी में शामिल किया जाएगा। देखो लिखा भी है, एम्बेसीज कंसल्टेट मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कंट्री लोकेटेड अब्रॉड। अब आप कहोगे कि सर है तो वो चाइना में, आप भारत में क्यों शामिल कर रहे हो डोमेस्टिक टेरिटरी? क्यों बेटा, वो है बेशक चाइना में, लेकिन वो रिप्रेजेंट किसे कर रहे हैं? भारत को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है। वहाँ पर जो लोग रह रहे होंगे, जो स्टूडेंट्स होंगे, उनकी हेल्प कौन करता होगा? इंडियन एम्बेसी करेगी। तो दूसरों की धरती पे जो हमारा एम्बेसी हमने खोल रखा है, उसे हम भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट माना जाएगा,
समझ में आया कॉन्सेप्ट। इसी तरह चाइना का एम्बेसी भारत में है, तो क्या वो भारत का पार्ट है क्या? नहीं, वो किसका पार्ट है? चाइना का पार्ट है। काम समझ में आया पूरा कॉन्सेप्ट। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए डोमेस्टिक का मतलब क्या। एक तो पॉलिटिकल फ्रंटियर, दूसरा भारत, विदेशों में भारत के दूतावास जो भी एम्बेसीज वगैरह है। एम्बेसी भारत की है लेकिन कहाँ पर? अब्रॉड में है। नंबर 3 पे शिप एंड एयरक्राफ्ट ओन एंड ऑपरेट बाय नॉर्मल रेसिडेंट बिटवीन द 2 और मोर कंट्रीज। देखो जो भी हमारे एयरक्राफ्ट शिप वगैरह 2 कंट्री में चलते हैं वो भी किसे बोलेंगे? भारत के डोमेस्टिक का ही पार्ट माना जाता है। एक बात और समझना, नेचुरल गैस, ऑयल, फिशिंग वगैरह का काम करते हो आप, ठीक है। देखो क्या ये समुद्र भारत का एक अकेला नहीं, इंटरनेशनल पूरा इंटरनेशनल माना जाएगा, लेकिन कुछ लिमिट्स होती है, कुछ टाइम, कुछ बॉन्डिंग होती है कि आपको यहाँ तक के लिए आपको पार्ट माना जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा है एक नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा फिशिंग का काम किया जा रहा है, माइनिंग चाहे ऑयल नेचुरल गैस इन द कंट्री, नॉर्मल रेसिडेंट इन द कंट्री इंटरनेशनल वाटर, इन द इंटरनेशनल वाटर में दे हैव एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ऑपरेशन। हमारे पास एक्सक्लूसिव राइट है, हम वहाँ पर वो काम कर सकते हैं, इसलिए हम क्या मानेंगे? उसे भारत का डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। तो ये कुछ बातें ऐसी हैं जो काम आएगी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात तो वो ये वाली ध्यान देनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विदेशों में स्थित भारतीय दूतावास, फॉरेन कंट्री में हमारे जितने भी एम्बेसी हैं वो हमारे क्या कहलाएंगे? नॉर्मल, हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट बन जाता है। बात समझ आ रही है? तो इस कॉन्सेप्ट में मन में डाउट था, देखो इसमें डोमेस्टिक इनकम में केवल यही कॉन्सेप्ट था जो दिक्कत दे रहा था, जो मैंने समझा, ठीक है। दूसरी बात, चाहे वो नॉर्मल रेसिडेंट हो चाहे वो नॉन नॉर्मल रेसिडेंट हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बस टेरिटरी कहाँ की होनी चाहिए? डोमेस्टिक होनी चाहिए, धरती भारत की होनी चाहिए, ठीक है। और जो भी हम फाइनल गुड्स एंड सर्विस की जो मनी वैल्यू होगी इसे हम क्या बोलेंगे? डोमेस्टिक इनकम, याद रहेगा। अब देखो नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम में हम इंक्लूड, मैं एक बात और लिख दूँ, इंक्लूड NFI। आपने एक फॉर्मूला भी समझा था बेटा आपको, सपोज मान लीजिए NNP/FC निकालना है, NNP/FC, और आपको NDP/FC पता है, डोमेस्टिक पता है, तो नेट से नेट कट गया, नेशनल क्या करेंगे? डोमेस्टिक प्लस NFI। अगर डोमेस्टिक इनकम मुझे मिल गई ना तो कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ उस मुझे क्या ऐड करना है? NFI, फॉरेन कंट्री से कितना पैसा हमने कमाया नेट, और उन्होंने हमसे कितना कमाया, उसका डिफरेंस। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड जो भी आ जाएगा उसे हम ऐड कर देंगे, क्या बन जाएगा? नेशनल इनकम बन जाएगा। इस क्वेश्चन में डाउट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बातें थी। इसमें कुछ बातें ऐसी थी जो हाईलाइट मैंने करी और डिस्कस किया, इसे कॉपी करूँ।